नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। जम्मू कश्मीर को लेकर दिए एक बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विवादों में घिर गए हैं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कुछ शर्तों के साथ हुआ था और अगर उन शर्तों के साथ छेड़छाड़ होती है तो विलय की पूरी योजना ही सवालों के दायरे में खड़ी हो जाएगी। उमर ने कहा कि वो कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को हटाने की इजाजत नहीं देंगे। उमर ने दावा किया कि वो राज्य के सदर रियासत और प्रधानमंत्री पद समेत उन सभी अधिकारों को फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगे जिसका उल्लंघन किया गया। तो समझेंगे कि उमर अब्दुल्ला क्या कहना चाहते हैं, कानूनी और ऐतिहासिक तौर पर वो क्या जिक्र कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का भारत में जब विलय हुआ क्या वाकई उस वक्त शर्तें ऐसी थी जिसका जिक्र उमर अब्दुल्ला ने किया है, या महज ये राजनीतिक बयानबाजी है और इस तरह के बयान जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देंगे। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीपी सिंह साहब हैं, पूर्व गृह सचिव भारत सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान अनिल आनंद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। और पी.के. मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व सचिव कानून मंत्रालय भारत सरकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत मल्होत्रा सर आपसे ही। जिस तरीके से बार बार जम्मू कश्मीर के विलय, उसकी नियम और शर्तों को लेकर बातें आती हैं, लेकिन जब एक पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की बात गंभीरतापूर्वक ही मैं कहूँ एक रैली में करते हैं कि अगर 35 से धारा 370 इनको कमज़ोर करने या कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से अलग हटाने की बात होती है तो सारी शर्तें ख़त्म हो जाती हैं, जिसमें 2 संविधान और 2 प्रधानमंत्री की जो बात थी वो वापस जिंदा हो जाती है। कितना सच, कितना तथ्यों के साथ है, कितना झूठ है ये? कविंद्र जी, अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात करें और जिन सर्कमस्टांसिस के अंदर वो संवैधानिक प्रावधान लाए गए उनकी बात करें तो मैं समझता हूं जो ये बात कही जा रही है वो निराधार है, वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। आज भी अगर हम बात करें तो आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता की। जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक देश, एक संविधान, एक नागरिकता की बात करते हैं। और इसके अगर हम पर्सपेक्टिव में जाएं, बैकग्राउंड में जाएं, तो जिस समय ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन 1947 में साइन किया गया था, उस समय के जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच, उसके पीछे एक हिस्ट्री थी कि क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ना तो उसका विलय पाकिस्तान में हुआ ना इंडिया में हुआ, तो जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो उन्होंने ये संधि की और उस संधि के अंदर ये कहा गया कि 3 विषयों के ऊपर जो है वो सरकार बनाएगी और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी J&K के लिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो संविधान बनाएगी उसके हिसाब से J&K का संविधान चलेगा। उन्होंने एक अलग संविधान की मांग की और उसके लिए अलग संविधान सभा भी बनाई गई। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया के लिए बनाई गई, जिसने 1950 में हमें संविधान दिया, उसमें भी जम्मू एंड कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव थे। उनको कंसीडर करके 370 का प्रावधान किया गया, आर्टिकल 300 अनुच्छेद 370 जो था वो डाला गया, और ये प्रोविजन जो था दिस वाज ए टेम्परेरी प्रोविजन। उस टेम्परेरी प्रोविजन के बाद जब अभी जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा अभी भी जम्मू एंड कश्मीर का संविधान बना रही थी, तो बाय ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो आर्टिकल 370 के अंदर इशू किया, उसमें कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट को। लेकिन जब संविधान बन गया, संविधान में ये बात कही गई कि ये जो प्रोविजन, जो टेम्परेरी प्रोविजन है, इसके ऊपर उनको रिव्यू करना चाहिए था और जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। जब जम्मू एंड कश्मीर का संविधान ही अपने आप जम्मू एंड कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग मांगता है, तो अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के द्वारा कुछ किया गया और उसके बाद संविधान आ गया तो संविधान के प्रोविजन से गवर्न करेगा। और जो बात आज कही जा रही है वो निराधार है, बिना किसी आधार के है। मैं समझता हूं उसका कोई औचित्य नहीं है। अनिल सर, क्योंकि कश्मीर में जिस तरीके से बयानबाजी होती है और हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, लेकिन इतने बड़े नेता की ओर से इस तरह का बयान वाकई, जैसा कि कहा मल्होत्रा साहब ने, कि तथ्यों से बहुत दूर खड़ा हुआ है। वजह क्या है इस तरह के बयानों को इतना एक्सट्रीम जाने की वजह क्या दिखती है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, जब जब चुनाव आते हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो वहाँ की असेंबली के हों या लोकसभा के हों, तो पॉलिटिकल पार्टीज़, खासकर लोकल नौयत की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला साहब उसके प्रेसिडेंट हैं, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी उनके वालिद ने उनको डिक्लेयर कर दिया, या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उनके भी
जो सजाद लोन, उनको भी चीफ मिनिस्टरशिप के लिए उनको भी तैयार किया जा रहा है। तो ये लोग ऐसी कुछ भाषाएं बोलना शुरू कर देते हैं जिनसे उनको लगता है कि उनका वोटर के साथ जुड़ाव जरा आसान होगा। लेकिन वास्तुस्थिति क्या है कि वो डिलीवरी उनकी हर हमेशा जीरो रही। जब भी सरकार में आए, चाहे फारूक अब्दुल्ला आए, वो कहते कुछ है, डिलीवरी जो ये नाकारे वादे कर रहे हैं इन पे भी डिलीवरी उनकी जीरो, क्योंकि ये कर नहीं सकते हैं ये डिलीवर उनको। मैं मल्होत्रा जी से सहमत हूं कुछ हद तक। दूसरी बात यह है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं उमर अब्दुल्ला जब वो इस चीज की बात करते हैं। एक इन सब का डिस्कोर्स है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब इन पे कश्मीर के सोल्यूशन की बात करी जाए, इनसे पूछी जाए, तमाम सरकारों ने की, वो एनडीए 1 ने भी की, यूपीए 1 ने भी, यूपीए 2 ने भी की, तो एक फार्मूला हर पार्टी लेके आती है। तो इनका फार्मूला, इनकी घुट्टी जो ये पिलाते हैं वो ये है ग्रेटर ऑटोनॉमी जम्मू एंड कश्मीर। उस घुट्टी के तहत वो 1953 का जो स्टेटस था स्टेट को, उसको वहां ले जाना चाहते हैं, जिसमें आपका प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, और जो भी चीजें हटा ली गई वो सारी उनको वापस लाने की बात वो करते हैं। तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा सीरियसली इसको, हालांकि उनको अवॉइड करना चाहिए था, वो इसलिए भी करना चाहिए था, उमर अब्दुल्ला एक नई जनरेशन के लीडर हैं, और जो उनका जो बैपेटिज्म इन पॉलिटिक्स हुआ, चलो एमपी तो बन गए, वो पहले मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे वाजपेयी जी की सरकार में। लोकल जब उन्होंने असेंबली का इलेक्शन लड़ा तो बुरी तरह से हारे, वो स्वयं भी हारे, और अपने दादा की स्ट्रॉन्ग होल्ड से गांधरबल से हारे हो। तो मुझे लगता है कि उस वक्त वो एक नया परिप्रेक्ष्य लेकर राजनीति में उतरे थे, कश्मीर की राजनीति में। तो मैं ये मान रहा था कि शायद उस परिप्रेक्ष्य को, उस पॉलिटिकल फ्रेशनेस को, एक नए पॉलिटिकल डिस्कोर्स को वो आगे लेके जाएंगे और यंगर जनरेशन को किसी और तरह से अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। बट बदकिस्मती से लय और तर्ज वही आगे जुड़ गई। वी सिंह साहब, दो चीज़ें, एक तो ये जो कि मल्होत्रा साहब ने कहा, जब कोई भी राजनेता, और मैं बार बार कहता हूं कि जब वरिष्ठ राजनेता, यानी कि जब मुख्यमंत्री या मंत्री रहा उस राज्य में, और वो तथ्यों को इस तरीके से पेश करे जो सच से बहुत दूर हो। मैं कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहा था जिसमें ये सामने आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही 1953 में संविधान में संशोधन किया और जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री के पद को बदलकर मुख्यमंत्री में तब्दील किया गया, और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री मोहम्मद गुलाम सादिक थे वो पहले मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर उनको जगह दी गई। वो पार्टी जो खुद उसको चेंज करती है, इसके बाद वापस वो अलगाववाद के लिए इस तरीके के बयान देती है, ऐसा क्यों? देखिए, हुआ ऐसा कि जब एक्सेशन हुआ उसके सर्कमस्टांसेस के बारे में लोग जानते ही हैं। तो उस वक्त शेख अब्दुल्ला साहब बहुत बड़े नेता थे। देश, वो जो जम्मू कश्मीर था, ख़ास तौर पर कश्मीर वैली और जम्मू में भी और कुछ और जगहों में भी, उनके ऊपर बड़ा विश्वास था लोगों का, और तत्कालीन प्रधानमंत्री इस बात को जानते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो मेंबर भी थे शेख अब्दुल्ला साहब, तो जब बात हो रही थी कश्मीर पर, तो कई कारणों से आर्टिकल 370 का प्रावधान किया गया। हालांकि और भी राज्यों की बात थी, जैसे आसाम में भी कई राज्य थे जो अब कई, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, ये सब अलग अलग राज्य हो गए। तो वहाँ भी था समस्या। तो वहाँ उन्होंने गोपीनाथ बरदलोई साहब की अध्यक्षता में, जो वहाँ के प्रीमियर थे आसाम, एक कमेटी बनाई कि ट्राइबल एरियाज को किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए। तो उसमें क्रिश्चियन भी थे, प्लेन्स ट्राइबल में भी थे, रेवरेंड निकोलस रॉय थे शिलोंग के, और रूपनाथ ब्रह्मो थे, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। तो उन्होंने एक व्यवस्था की। यहाँ जो व्यवस्था की गई वो संविधान राज्य के लिए देने की और आर्टिकल 370 जो कि लाया गया कश्मीर के लिए, अन्य राज्यों के लिए आर्टिकल 371 लाया गया। तो अब आइडिया ये था कि इन दो आर्टिकल्स से, आर्टिकल 370 से और आर्टिकल 371 से, ये जो राज्य जिनका अपना एक इतिहास है, अपना एक व्यक्तित्व है, वो बदल जाएंगे, देश के साथ घुल मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ हुआ ये कि पाकिस्तान की नीतियों के कारण और कुछ अलगाव तत्व जो 1989 से ख़ास तौर पर आए, तो वो चाहते हैं कि हर वक्त
आंदोलन होता रहे, सेंटर पैसे देती रहे और कुछ करना नहीं पड़े। और इससे इसका जो इंटीग्रेशन था उसकी धारा बहुत कमजोर हो। तो इन सारी बातों से होता क्या है कि इंटीग्रेशन की धारा कमजोर हो जाएगी। अगर अभी जो उमर अब्दुल्ला साहब ने वक्तव्य दिया, अगर वो इसके साथ कहते कि मैं अगर सत्ता में आऊँगा तो मैं 6 महीने में टेररिज्म को जम्मू कश्मीर से ख़त्म कर दूंगा और तब मैं ये डिमांड करूंगा, तो बात समझ में आती है। ये आप दे दें और सेपरेटिज्म और बढ़े, तो इसके लिए तो कोई देश का कोई नागरिक, जम्मू कश्मीर का वासी हो या बाहर का हो, वो सहमत नहीं हो। तो ये चुनावी माहौल है। लेकिन चुनावी माहौल में जब मतलब साहब, जब भी मैं देखता हूँ, पिछले चुनाव में देखिए आप उठाइए 35 और 370, क्या ये ऐसे दो मैं कहूँ कि नंबर्स हैं जम्मू कश्मीर के नज़रिए से कि जब भी इनके बारे में चर्चा होती है या इन्हें हटाने आंशिक तौर पर या पूरी तौर पर, तो कहीं ना कहीं इतिहास, नियम, शर्तें और जम्मू कश्मीर की एक कवच के तौर पर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश वहाँ के दल करते हैं। ऐसा क्यों दिखता है? क्यों ये बार बार मैं कहूँ कि एक कवच या शील्ड के तौर पर इस्तेमाल होती है? संवैधानिक तौर पर क्या इसकी मैं कहूँ कि लागू करने का तरीका या उसकी यथास्थिति जो है वो कहती क्या है? देखिए, मेरे दोनों विद्वान पैनलिस्ट जो बैठे हैं उन्होंने इसका कहा कि एक्चुअली इन दोनों प्रोविजन का बहुत पॉलिटिकल पार्टीज मिसयूज कर रही हैं। अगर उसको जिस स्पिरिट में ये लाया गया था उस स्पिरिट्स में देखा जाए तो उस समय की जो वस्तुस्थिति थी उसको देखते हुए जो लाया गया, शायद इंटीग्रिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी था। आज इसकी संवैधानिक वैधता जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई। समय आ गया है कि इसको रिव्यू की आवश्यकता है, ये बात भी चल रही है। 370 की संवैधानिक वैधता भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज में है, 35A की संवैधानिक वैधता भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज में है। तो मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात सत्य है कि जब ये लाए गए थे उस समय के जो कारण रहे होंगे, शायद वो कारण ऐसे थे कि ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक आवश्यकता थी। क्या वो आवश्यकता आज 70 साल बाद भी एग्जिस्ट करती है? इसके ऊपर विचार होना चाहिए। संवैधानिक वैधता को लेकर के उसके ऊपर कोई भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ग्रुप फिर भी ऐसा रहेगा जो शायद उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से भी सेटिस्फाइड ना हो और ये इशू अलाइव रहे। इसके लिए मैं समझता हूँ एक जो बेहतर सॉल्यूशन हमारे सामने होगा, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बात कही थी, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, तीनों को ध्यान में रखते हुए अगर इस पर विचार किया जाए कि आज की तारीख में इसकी आवश्यकता है या नहीं है, तो शायद जो समाधान होगा वो एक परमानेंट, एक स्थायी समाधान होगा। अभी मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले ही हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था, जिन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 35A की वजह से शायद जो जम्मू एंड कश्मीर में इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस होना चाहिए वो 35A कहीं ना कहीं उसके लिए रुकावट बन रहा है। क्योंकि अगर बाहर की इंडस्ट्री आप ले जा करके वहाँ इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहाँ और नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, शायद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। अगर बाहर के लोग जाकर के वहाँ अपना नॉलेज शेयर करते हैं तो कम से कम उस नॉलेज शेयरिंग में भी उनकी इकोनॉमिक और सोशल कैपेसिटी जो है जम्मू एंड कश्मीर के हमारे भाइयों की बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये सोचना कि ये उनको प्रोटेक्ट कर रहा है या उनको मदद कर रहा है कश्मीरी भाइयों को, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं उनकी प्रोग्रेस में रुकावट भी डाल रहा है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और जो जैसा कि मैंने कहा, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अगर उन सिद्धांतों को लेकर के हम कोई समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं तो वो शायद स्थायी समाधान होगा। और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट आए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप को हो सकता है आहत करे और शायद ये समस्या का हमें परमानेंट समाधान ना मिले। साहब, बहुत अहम है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव है या होते हैं, आर्थिक विकास क्या होगा, किस तरह की स्कीम्स ये पार्टियां लाना चाहती हैं, युवाओं के लिए क्या एजेंडा है, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती। सिर्फ 3 ही बातें बार बार मैं सुनता हूँ, 370 है, 35A की बात होती है, अलगाववादियों के सरेंडर की पॉलिसी को लेकर बात होती है। देखिए, अब 370 की बात, एफर्मेटिव एक्शन जो था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उसका भी मियाद 10 साल था। लेकिन उससे फायदा हुआ देश को, दलितों को, ट्राइबल्स को, तो उसको चल रहा है।
इससे आर्टिकल 370 से या 35A से क्या फायदा हो? इसको तो समझना चाहिए ना नेताओं को। पर वो नेता कहते हैं कि इससे कश्मीर की पहचान बची हाँ, हुई है। वही मैं कह रहा हूँ। तो आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। कश्मीर की क्या आइडेंटिटी? आर्टिकल 370 के पहले भी कश्मीर था। आर्टिकल 35A के पहले भी कश्मीर था। क्या आइडेंटिटी थी? एक राजनीतिक थी, एक सांस्कृतिक थी। सांस्कृतिक आइडेंटिटी पहले आती थी, वो ऋषि का था। ऋषि वंशियों थे जो वहाँ, जो उसमें हिंदू, मुसलमान, ये सिख, बुद्धिस्ट, जैन सबका था। तो उस सांस्कृतिक आइडेंटिटी पर इन्होंने हथौड़ा मारा। तो आइडेंटिटी दूसरा एक्वायर किया। ऋषि जो मन था उसको बदल दिया, सेपरेटिज्म का आइडेंटिटी बना लिया। ये आइडेंटिटी बनी है। तो वो आइडेंटिटी तो कश्मीर की आइडेंटिटी नहीं थी। 1989 के बाद पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी टेररिज्म भेजने की, और ये जो सेपरेटिस्ट आइडेंटिटी जो लोकली लोगों ने बनाया, ये दोनों मिल गया। तो हमको देखना होगा कि हम ऐसा कुछ करें, सोच विचार कर करें। और इसमें मैं चाहूँगा कि 17वीं लोकसभा जब आ रही है, उधर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, और अभी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आर्टिकल 35 हटाने के लिए हमारी मंशा है। आर्टिकल 370 पर क्या बहस होगा ये तो बाद में पता चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की क्या कहती। तो इसको हमको दोनों, न्यायपालिका और न्यायपालिका से भी अधिक है, पार्लियामेंट में एक मत होना जरूरी है। क्योंकि एक मत हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो पार्लियामेंट फिर एक मत हो। तो इसकी आवश्यकता है। तो इन्होंने जो भी बात कही है उसमें मैं अपने साथियों से पूर्णतया सहमत हूँ। ये वोट मांगने की राजनीति है। और उससे ज़्यादा हमको ये समझना होगा कि अगर हम इसको इग्नोर भी करते हैं तो हमको अभी, लेकिन समस्या है हमारी, और उस समस्या का जो समाधान होगा वो सर्वसहमति से होनी चाहिए। एक और चीज़ जो अनिल साहब, 35 से या 370 अगर इसे किनारे रख दिया जाए कि इसे हटाया जाए या कुछ दिनों के लिए इसे हटाया जा रहा है, इससे आम कश्मीरी को और पॉलिटिकल पार्टियां दोनों के लिए क्या नुकसान है? देखिए, पहले तो ये आपको, जैसे मल्होत्रा जी ने कहा, बहुत अच्छी तरह से कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या खोया है, क्या पाया है, इसका कोई तरीका तो निकालना होगा ना। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि 370 रहना चाहिए, खुदाई लकीर है, वो हट नहीं सकता, वो भी एक गलत भावना से कह रहे हैं। जो कहते हैं कि हट जाना चाहिए और हटा देंगे, वो भी एक गलत भावना से ये कह रहे हैं। ये कैसे हटेगा? तकमीना इसका ये होगा बातचीत। जैसे इस सरकार में भी शुरू में एक फीलिंग मिली थी कि उन्होंने कहा था कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेंगे, और एक उनके साथ बातचीत करके ये बताया जाएगा या उनसे पूछा जाएगा क्या खोया क्या पाया। 370 अगर हटाया जाए तो क्या नुकसान फायदा होगा, अगर रहा है तो आपको क्या फायदा नुकसान अभी तक हुआ है। देखिए, अंत तो गतवा जिन लोगों, जिस स्टेट में किसी भी स्टेट का इशू हो, चाहे 370 का यहाँ हो, 71 का नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हो, उन स्टेट्स के लोगों को तो कॉन्फिडेंस में आपको लेना पड़ेगा। जमहूरियत का ये प्रिंसिपल है, डेमोक्रेसी का ये प्रिंसिपल है। तो इसलिए वही बात जो मल्होत्रा जी ने कही बहुत मुफीद बात है। जो भी इस चीज को हटाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो बातचीत करें। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक डेडलाइन तय करें, एक टाइम फ्रेम के अंदर बातचीत करें। क्या रिजल्ट निकलता है उसके आगे फिर देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन ना तो जोर जबरदस्ती से आप इसको रख सकते हैं, ना हटा सकते हैं। वो रिजर्वेशन वाला इशू है। बाबा साहब अंबेडकर तो संविधान के दाता हैं, उन्होंने 10 साल उसकी अवधि रखी थी, लेकिन आज 70 साल से चल रहा है। तो फिर ये इशू इमोशनल हो जाते हैं। पॉलिटिकली इमोशन के चक्कर व्यू से निकालने का यही एक तरीका है जो मल्होत्रा जी ने सजेस्ट किया, जो वाजपेयी जी ने कहा। जो एक और चीज़ जो आप कुछ कहना चाह रहे हैं उसके साथ साथ मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैं बयान जब देख रहा था कश्मीर में ही खासकर जो राजनेता हैं, कि धारा 370 35A की अगर बात करें, ये बिना कश्मीर विधानसभा के पारित किए हुए
कोई भी इसे हटा नहीं सकता। ये तकनीकी तौर पर कितना सही है, गलत है? मैं एज ए प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, में ये कहना चाहूँगा प्रोबेबली ये तथ्य भी ठीक नहीं है। कारण जब आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया हो गए और आपको एक अधिकार दिया गया था जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली J&K के लिए बनाई गई थी कि 370 पे वो अपना पक्ष रखेगी, और बिना अपना पक्ष रखे हुए वो असेंबली खत्म हो गई, तो आज आप भारत के संविधान से गवर्न होते हैं। और अगर भारत के संविधान में कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए हमारी पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 पूरी तरह से सक्षम है उस अमेंडमेंट को करने के लिए। और इन एनी केस, जैसा मैंने पहले कहा, 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, 35A 370 के अंदर ही आया। तो आज लेजिस्लेचर के पास भी मैं ये समझता हूं कि अंडर आर्टिकल 368 वो पावर है कि अपने संविधान को वो अमेंड कर सकते हैं। इसमें मैं समझता हूं कोई दो राय नहीं है। अगर लेजिस्लेचर चाहे तो वो अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 368 उसको अमेंड करके कानून में बदलाव ला सकती है। लेकिन जैसा कि आनंद साहब ने भी कहा, एक सहमति बनानी बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ का पीस डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि एक डिस्टर्ब स्टेट है, डिस्टर्ब स्टेट की पीस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा और उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर के ये देखना पड़ेगा कि कश्मीर के जो वासी हैं उनका इंटरेस्ट कहीं कंप्रोमाइज नहीं हो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए हमें ये अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। हमारी राय ये है कि देखिए किस तरह से इस इशू को आर्टिकल 370 और 35A को डील करना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। एडजुडिकेशन सुप्रीम कोर्ट का लंबित है, जी जी, हमको उसके लिए रुकना चाहिए। और जब नया पार्लियामेंट आ रहा है, 17वीं लोकसभा आ रही है, तो उसके लिए भी रुकना चाहिए। बिल्कुल। और फिर जैसा कहा गया, सही बात कहा गया कि ऑल स्टेक होल्डर से हम बातचीत करें और ट्रांसपेरेंट हो। इसमें ये नहीं होना चाहिए हम ये चाहते हैं हम ही सही हैं, वो ये चाहते हैं वो गलत है जी। इसमें सबकी राय देख एक पक्षी ना हो और जो बातें हो वो तथ्यों के साथ हो, अलगाववाद को बढ़ावा न देती। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। साथ ही अपनी राय, सुझाव, आलोचना में लगातार आप मेल कर सकते हैं। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।